हाय गाइस। मैं आपको अपने इस वीडियो में मगध के उत्कर्ष के बारे में जानकारी दूंगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व के मध्य मगध का उत्कर्ष माना जाता है। वर्तमान में बिहार से लेकर के और गया जिले तक प्राचीन मगध का साम्राज्य था। मगध के बारे में हमको बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से जानकारी प्राप्त होती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हमारा भारत जो था, प्राचीन भारत जो था, वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। आज तो 28 राज्य हैं, पहले 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसमें सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो मगध था। मगध किन वंशों के खातिर इतना शक्तिशाली बना, आइए उसके बारे में हम एक चर्चा कर लेते हैं। पहला वंश था बृहद वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा जो था वो था नंद वंश, चौथा शिशुनाग वंश और फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। सबसे पहले हम बृहद वंश के बारे में जानकारी करते हैं। बृहद जो मगध का शासक था वो जरासंध का और जरासंध का पिता था। यह एक कुशल शासक था और इसके पास विशाल सेना थी। जरासंध के बारे में हमको महाभारत में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जरासंध से मल्ल युद्ध करके भीमसेन ने इसको परास्त किया था और इसको मृत्यु प्रदान किया था भगवान श्री कृष्ण की सहायता से। उसके बाद में हम आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व के मध्य में किया था। बिंबिसार ने मगध का विस्तार करने के लिए एक योजना बनाई। अपने पड़ोसी जो छोटे और बड़े राज्य थे उनको अपने अधीन करने के लिए इसने राज हड़पने की नीति को लागू किया और कुछ राजाओं से तो विवाह संबंध स्थापित करके, कुछ से संधि प्रस्ताव करके और कुछ राजा जो संधि प्रस्ताव विवाह प्रस्ताव नहीं माने उनसे युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश के बहन से महाकौशला से विवाह करके इसने कौशल नरेश को, कौशल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद में इसने वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से विवाह करके वैशाली को मगध के अधीन कर लिया। मध्य नरेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके मध्य नरेश को मगध के अधीन कर लिया और इस तरीके से इसने 52 वर्षों तक मगध का एकाकरण किया। मगध को एक विशाल साम्राज्य में स्थापित करने का काम किया। 52 वर्ष तक इसने राज्य किया। 52 वर्ष के बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और पुनः मगध की गद्दी पर बैठ गया और इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने 6 से 8 वर्ष तक इसने राज्य किया और इसके पुत्र उदयनपात्र ने इसकी हत्या करके मगध के गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर बैठा और इसने राजधानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित कर दिया और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है और इसमें जीवक नाम के राजवैद्य बिंबिसार के राजसभा में रहते थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था जो काफी निर्बल और असहाय शासक था। इसी का लाभ उठा करके इसके सेनापति शिशुनाग ने
राजद्रोह करके इसके राज्य को अपने अधीन कर लिया और इसको अपरस्त कर दिया। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व के मध्य शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग वंश का उदय, शिशुनाग एक महान शक्तिशाली शासक बना और इसके पास एक विशाल सेना हुई। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली, राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाअशोक हुआ, जिसने पुनः बाद में वैशाली से हटा करके राजधानी पाटलिपुत्र ले आया और कालाअशोक ने 28 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। इसके बाद आते हैं नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। यह भारत का एक ऐसा सम्राट था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी और ये एक शूद्र शासक था। एक राट की उपाधि धारण की थी और ये एक शूद्र शासक था। इसने कई बार क्षत्रिय राजाओं का वध करके उनको युद्ध में परास्त करके उनके राज्य को अपने राज्य के अधीन कर लिया और कलिंग को परास्त करके चित्रसेन की मूर्ति कलिंग राज्य से ला करके मगध में स्थापित कर दिया और कलिंग राज्य में इसने नहर खुदवाई। विशाल नहर को खुदवा करके कलिंग राज्य में सिंचाई व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्थित कर दिया और इसने संपूर्ण भारत पर अपना राज्य किया। संपूर्ण भारत में अपना राज्य किया। संस्कृत के महान विद्वान, महान लेखक पाणिनि इसके राज्यसभा में राज्य कवि थे, जिन्हें संस्कृत का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इस नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो काफी लालची और क्रूर शासक था। इसने महान चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा करके इसके राज्य को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा ली और चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से चाणक्य ने इसको अपने कूटनीति से परास्त करके और मगध को एक कुशल शासक चंद्रगुप्त के हाथ में सौंप दिया। यहीं से मौर्य वंश का उदय होता है। तो मैं अपने अगले वीडियो में मौर्य वंश के और शुंग वंश के बारे में बताऊंगा, जानकारी दूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।